वेलकम टू एग्जाम्स कोर्स। हमारा आज का टॉपिक है ड्रामा फॉर्म्स। हमारा लास्ट वीडियो पार्ट 2 था फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का, पोइट्री फॉर्म्स। अगर आप जानना चाहते हैं पोइट्री के फॉर्म्स के बारे में सो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे ज़रूर वॉच कीजिए। आज के वीडियो में हम ड्रामा क्या है और ड्रामा के फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। Drama is a type of literature telling a story which is intended to be informed to an audience on the stage. ड्रामा एक उस प्रकार का लिटरेचर है जो कि एक स्टोरी को बतलाता है और जिसे लिखा इसीलिए जाता है ताकि उसे स्टेज पर ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया जा सके। ड्रामा एक मोड है जिसे डायलॉग और परफॉर्मेंस के द्वारा यानी कि संवाद और परफॉर्मेंस के द्वारा फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। ये एक ऐसा लिटरेरी फॉर्म है जिसे किसी एक्शन का इमिटेशन माना जाता है, कि सम एक्शन का नकल मानी जाती है। ड्रामा एक टाइप ऑफ प्ले है जिसे थिएटर, टेलीविज़न, रेडियो और फिल्म के लिए लिखा जाता है। साधारण शब्दों में कहे तो ड्रामा एक ऐसी कंपोजिशन है, एक ऐसी रचना है जो कि वर्स में भी लिखी जाती है और प्रोज में भी लिखी जाती है और जो कि एक स्टोरी को प्रेजेंट करती है डायलॉग्स में। इसमें कैरेक्टर्स की कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाया जाता है, खासतौर पे वो कैरेक्टर्स जो कि स्टेज पर ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को दर्शाया जाता है। जो पर्सन ड्रामा को लिखता है स्टेज डायरेक्शंस के लिए वो ड्रामेटिस्ट या फिर प्ले राइटर कहलाता है। सो स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स ऑफ ड्रामा से। हमारा जो पहला सबसे फेमस ड्रामा फॉर्म है वो है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मतलब भी यही है जिसका दुखद अंत होता है। ट्रेजेडी मतलब एक ऐसा प्ले विद अ सैड एंडिंग जिसका अंत जो है वो बहुत ही दुखद होता है। ट्रेजेडी एक ऐसा ड्रामा फॉर्म है जो कि आधारित होता है ह्यूमन सफरिंग पर। इसमें इंसान की सफरिंग दिखाई जाती है और साथ ही जो ऑडियंस होती है उसमें कथारसिस और प्लेजर की जो भावना है वो जागृत होती है। प्लेजर यानी कि आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई ट्रेजेडी देखते हैं, अगर किसी नायक के साथ जो कैरेक्टर होता है उसके साथ कोई अच्छी घटना होती है, वो खुश होता है, तो हमारे मन में प्लेजर, एक आनंद की भावना जागृत होती है। और यदि उसके साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, उसके साथ कुछ बुरा हो जाए, तो हम उसके साथ इतने लिंक्ड अप हो जाते हैं, उसकी भावनाओं के साथ इतने जुड़ जाते हैं कि कई बार माइंड में ये भी आ जाता है कि हाँ, जो दुर्घटना इसके साथ हुई वो हमारे साथ ना हो जाए, मतलब इतना उसके साथ जुड़ जाते हैं। ये जो कथारसिस टर्म है वो लिटरेचर में यूज़ किया था अरिस्टोटल ने अपने पोएटिक वर्क में। ये उसने टर्म यूज़ किया था डिस्क्राइब करने के लिए जो ट्रू ट्रेजेडी होती है उसके इफ़ेक्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, कि ऑडियंस पे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ट्रेजेडी का, उसके लिए ये टर्म यूज़ किया था कैथारसिस। अरिस्टोटल ने सबसे पहले डिफ़ाइन किया था ट्रेजेडी को अपने पोएटिक साउंड में 330 BC में, बिफोर क्राइस्ट एज में। उसने ट्रेजेडी को डिफाइंड किया था द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक्शन की इमिटेशन, नकल, जो कि बहुत ही सीरियस हो, गंभीर हो और साथ ही खुद में ही कंप्लीट हो अपने आप में। यानी कि ट्रेजेडी को उन्होंने माना है कि एक ऐसा एक्शन जो कि बहुत ही सीरियस हो और जो कि अपने आप में संपूर्ण हो, पोएटिक लैंग्वेज के माध्यम रूप में, ड्रामेटिक मैनर में, जो कि एक नैरेटिव को प्रेजेंट करता हो, एक कहानी को रिप्रेजेंट करता हो और उसमें ऐसे इंसिडेंट्स इन्वॉल्व हों ऑडियंस के अंदर जो पिटी और फियर इमोशंस को जगाएं, यानी कि दया और जो डर है इस इमोशंस को जागृत करें कथारसिस टर्म को अकम्प्लिश करने के लिए। तो कथारसिस टर्म यहाँ पर आपने फिर से इसको देखा है। कथारसिस के बारे में हम एक अलग डिस्कस वीडियो बनाएंगे जिसमें इस टर्म को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि कथारसिस एक ऐसा टर्म है लिटरेचर में जिसका यूज़ किया था अरिस्टोटल ने, ये दिखाने के लिए कि जो ट्रू ट्रेजेडी होते हैं उसके क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ऑडियंस पर। ट्रेजेडी में डार्कर थीम्स का यूज़ होता है, जैसे कि डिज़ास्टर, प्राकृतिक आपदाओं को दर्शाया जाता है, पेन, डेथ दिखाई जाती हैं। जब प्रोटैगनिस्ट होता है यानी कि जो मेन कैरेक्टर होता है ड्रामा का, उसका ट्रैजिक फ्लॉ होता है, उसमें ऐसी विशेषताएं होती हैं ड्रामा के अंदर कि जो प्रोटैगनिस्ट होता है, जो मेन नायक होता है, उसका डाउनफॉल दिखाया जाता है। इसके अंदर साथ ही और चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्रोटैगनिस्ट है उसका ट्रैजिक फ्लॉ होता है। दूसरा, ऐसे सर्क्यूमस्टेंसेस, ऐसी परिस्थितियां दिखाई जाती हैं ट्रेजेडी में जो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, बस से बाहर हो जाती हैं और वो फ़नी वे में नहीं होती, क्योंकि ट्रेजेडी है और इसका बहुत ही दुखद अंत होता है इस टाइप के ड्रामास का। तो एकदम इसमें ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। डार्कर थीम्स का यूज़ किया जाता है ट्रेजेडी में, लाइक ह्यूमन सफरिंग, हेटर्ड, पॉवर्टी का। ये
डाउनफॉल दिखाती है किसी भी वेल लाइक्ड कैरेक्टर का, जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा कैरेक्टर होता है ड्रामा का या फिर जो हेरोइक कैरेक्टर है, उसका डाउनफॉल दिखाया जाता है इसमें। इसकी एंडिंग जो होती है इररीडीमेबल होती है, यानी कि जो इसका अंत है वो अपूर्णीय होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई बार अंत में इसके एक या एक से ज़्यादा मौत भी दिखाई जाती है, डेथ दिखाई जाती है एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स की। तो इसलिए इसकी एंडिंग जो होती है वो अपूर्ण होती है। ट्रेजेडी रीच करती है ट्रैजिक कथारसिस पर, यानी कि जितने भी ऑडियंस जो ट्रेजेडी को देखते हैं वो एक कथारसिस पर पहुंच जाते हैं। जब वो एक ड्रामा को देखते हैं तो उनके अंदर जो इमोशंस हैं वो बिल्कुल जुड़ जाते हैं। जो भी चीज़ें वो ड्रामा के अंदर देखते हैं तो उस ड्रामा को देख करके उनका एंगर और फ्रस्ट्रेशन जो कुछ भी है वो बाहर आ जाता है, मतलब वो जुड़ जाते हैं पूरे तरीके से, और उस ट्रेजेडी का जो है वो पूरा इफेक्ट जो है ऑडियंस पर दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, ओथेलो लॉसेस एवरीथिंग ही हैज़ एवर लव्ड। जो ओथेलो है वो मतलब अपनी हर चीज़ खो देता है, जो भी उसने, जिसको भी उसने प्यार किया, जिसको भी उसने चाहा, जो चीज़ भी वो चाहता था, क्योंकि वो ट्रस्ट ही नहीं कर पाता था दैट ही डिज़र्व द लाइफ ही हैज़। जो भी लाइफ में उसको कुछ चाहिए होता है, जिसके डिज़र्विंग वो है, वो ट्रस्ट ही नहीं कर पाता उसको। तो इसलिए हमेशा जो भी चीज़ जिसको वो प्यार करता है, जिसको वो चाहता है, उसको वो लॉस कर देता है, खो देता है। कॉमेडी ड्रामा का वो फॉर्म है जो कि फोकस करता है प्लेजर और अम्यूज़मेंट पे। इसका एक ही फोकस होता है कि जो ऑडियंस है उसका एन्जॉयमेंट हो, उनको वो ड्रामा देखकर प्लेजर, आनंद की प्राप्ति हो। जो भी स्पेक्टेटर्स हैं उनको कॉन्फिडेंट फील हो और कोई भी बड़ी आपदा ना दिखाई जाए, डिज़ास्टर ना दिखाया जाए उस कॉमेडी में। यूजुअली जो एक्शन होते हैं कॉमेडी के वो टर्न्स आउट, वो बदल जाते हैं हैप्पीनेस में, यानी कि कोई भी जो एक्शन होता है इसमें कॉमेडी के अंदर, एंडिंग उसकी कॉमेडी हैप्पी ही होती है, दुखद नहीं होती, लाइक इन ट्रेजिडी। सो कॉमेडी जो है वो फनी पीस ऑफ राइटिंग है, जनरली लाइट हार्टेड होती है, लेकिन इसमें अगर कुछ डार्कर एलिमेंट्स भी होते हैं तो जो ऑथर होता है वो उसको प्रेजेंट करता है रिडिकुलस वे में। रिडिकुलस वे मीन्स हास्यपूर्ण तरीके से उसको प्रेजेंट करता है, अगर डार्कर एलिमेंट्स भी उसे शो करने होते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इट कंसिस्ट ऑफ लाइट हार्टेड टोन। जो कॉमेडी ड्रामाज होते हैं लाइट हार्टेड टोन होती है, इसमें बड़ा ही क्लेवर वर्ड प्ले होता है। ऐसे वर्ड चूज़ करते हैं जो क्लेवर होते हैं, और साथ ही जिन फ्रेजेस का यूज़ किया जाता है उनको बार बार उनका रेपिटेशन होता है। जो भी सीरियस टॉपिक्स दिखाए जाते हैं कॉमेडी में भी, उन्हें भी ह्यूमरस वे में एड्रेस किया जाता है, हास्यपूर्ण तरीके से पेश किया जाता है। हैप्पी एंडिंग होती है, एक सुखद अंत होता है इसका। सिली ऑफ बीट कैरेक्टर्स, जो भी कैरेक्टर्स पात्र होते हैं वो लीक से हटकर होते हैं। सिली मतलब नासमझ, मूर्ख, और ऑफ बीट मीन्स लीक से हट करके इनके पात्र होते हैं। ऑफन एंड्स विद वेडिंग, स्पेशली इन रोमांटिक कॉमेडीज। ज़्यादातर इनका जो अंत होता है कॉमेडी का वो रोमांटिक कॉमेडीज जो होती हैं वेडिंग के साथ होता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है, मच अडू अबाउट नथिंग में बिट्रीस और बेनेडिक्ट जो हैं वो एकदम परिवर्तित हो जाते हैं, दुश्मनों से लवर्स बन जाते हैं। बहुत सारी सिली मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद वो दुश्मनों से लवर्स बन जाते हैं, और हमेशा की तरह इसका अंत जो है मच अडू अबाउट नथिंग का एक वेडिंग पर होता है, जैसे कि और शेक्सपियरियन कॉमेडीज जो हैं उसमें भी उसका अंत जो है वो वेडिंग से होता है। फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर अ मिडसमर नाइट ड्रीम, ये भी उसका एग्जाम्पल है कॉमेडी का। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ कॉमेडी इज ट्रेजी कॉमेडी। ये दोनों का मिला जुला रूप है, ट्रेजिडी का भी और कॉमेडी का भी मिक्सचर है। ये यूज्ड होता है फिक्शनल वर्क्स में। इसमें दोनों ही होते हैं, स्टैंडर्ड कैरेक्टर भी होते हैं और सब्जेक्ट मैटर भी होता है, और स्टैंडर्ड प्लॉट्स हैं इसमें ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों ही ब्लेंड हो जाते हैं एक तरीके से। ये मिक्सचर है ट्रेजिडी का भी और कॉमेडी का भी। मोस्टली जो कैरेक्टर्स हैं इसके वो इस तरीके के होते हैं कि उन्हें बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है उन कैरेक्टर्स को, और समटाइम उनकी हैप्पी एंडिंग भी होती है, और कई बार ऐसा होता है कि उसके अंत में अनफॉर्चुनेट इवेंट्स भी होते हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनकी हैप्पी एंडिंग ही होती है। जो ट्रेजिक कॉमेडी है उसमें कई बार हैप्पी एंडिंग भी होती है और ऐसे इवेंट्स दिखा दिए जाते हैं जो कि अनफॉर्चुनेट होते हैं, यानी कि सीरीज वाइज ही उसमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखा दी जाएंगी, एकदम से दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं दिखा दी जाएंगी। तो ऐसा होता है ट्रेजिक कॉमेडी में, क्योंकि इसमें दोनों की विशेषताएं हैं, ट्रेजिडी की भी और कॉमेडी की भी। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं? अ सीरियस स्टोरी टोल्ड इन अ ह्यूमरस, सैडनिक और स्नाइड वे।
इसमें कोई भी एक सीरियस स्टोरी होती है जिसे बतलाया जाता है ह्यूमरस हास्यपूर्ण तरीके से, सैर्डोनिक मीन्स निंदापूर्ण तरीके से, स्नाइड दुष्टपूर्ण तरीके से। ट्रेजिकली फ्लॉड कैरेक्टर्स होते हैं जिनके एक्शंस जो होते हैं डोंट रिजल्ट इन डेथ, मतलब उनका जो परिणाम है वो डेथ नहीं होता। कैरेक्टर्स फ्लॉड ही होते हैं लेकिन उनके एक्शंस जो हैं उनका परिणाम जो है वो डेथ नहीं होता। इसकी जो थीम होती है वो एम्बिग्यूअस होती है। एम्बिग्यूअस मीन्स नॉट क्लियर, स्पष्ट नहीं होती, अस्पष्ट होती है इसकी जो थीम होती है। ब्रॉड कैरेक्टर्स हु एक्ट इन क्लासिकली कॉमिकल वेज, कैरेक्टर्स ब्रॉड होते हैं जो कि एक्ट करते हैं कॉमिकल वेज में। इसकी ना ही हैप्पी और ना ही कॉमिक एंडिंग होती है, लाइक ना तो ज़्यादा हैप्पी और ना ही कॉमिक एंडिंग होती है। लाइक एग्जाम्पल आपको दे रखा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है उसे एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशनल ट्रेजिक कॉमेडी का एग्जाम्पल माना जाता है। इसका जबकि कॉमेडिक स्ट्रक्चर है लेकिन फिर भी इसमें ट्रेजिक कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि जो शाइलॉक है वो सेंट्रल कैरेक्टर है मर्चेंट ऑफ वेनिस का, और उसमें कुछ ऐसे ट्रेजिक इवेंट्स दिखाए गए हैं जैसे कि जो एंटोनियोज है उसका लॉस ऑफ लाइफ दिखा रखा है, क्योंकि लेकिन ड्रामा में वो रियली डेड नहीं हुआ है पर दिखाया जाता है उसका लॉस ऑफ लाइफ। ये ऐसे ट्रेजिक इवेंट्स को इसमें दर्शाया गया है। शाइलॉक तो सेंट्रल कैरेक्टर है लेकिन जो एंटोनियो है उसका लॉस ऑफ लाइफ दिखाया हुआ है लेकिन वो रियली डेड नहीं होता है मर्चेंट ऑफ वेनिस में। सो ऑल्दो ये जो प्ले है उसका एंड होता है हैप्पी नोट पे, क्योंकि इसमें लास्ट में दिखाया हुआ यूनियन ऑफ लवर, जो प्रेमी हैं वो मिल जाते हैं इन द स्टोरी, और एंटोनियो जो है वो भी सेव हो जाता है ट्रेजिक इंसिडेंट से। सो जो रीडर्स हैं वो लेफ्ट हो मतलब वो रह जाते हैं विद द टेस्ट ऑफ शाइलॉक्स सफरिंग से। तो एंडिंग में जो फीलिंग होती है ऑडियंस की, मूड होता है, उसमें ये कहा जा सकता है कि जो ऑडियंस है उनकी फीलिंग ना तो हैप्पी होती है ना ही ग्लूमी, ना ही सैड होती है। फार्स ये एक टाइप है कॉमेडी का और ये स्टोरी लाइन पे कम डिपेंड करता है। ये कॉमेडी का टाइप है, स्टोरी लाइन पे कम डिपेंड करता है और इसका ज़्यादातर जो स्ट्रेस होता है वो फिजिकल ह्यूमर, साइड गैग्स और सिली जोक्स पे होता है। यानी कि इसका मेन जो मकसद है वो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करता है कि उनका मेन फोकस जो होता है वो एंटरटेन करना होता है ऑडियंस को। तो इसमें जो हास्य है वो बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। स्टोरी लाइन पर इस कम ध्यान होता है और फिजिकल ह्यूमर, साइड गैग्स का मतलब ये है कि दृष्टि परिहास, ऐसे सीन्स होते हैं जो कि देखकर भी, दृष्टि परिहास का मतलब देखकर भी हंसी आ जाए। सिली जोक्स का यूज़ किया जाता है जिससे कि जिसका मेन जो मकसद होता है, एम होता है, वो है ऑडियंस को एंटरटेन करना। इसीलिए जो फार्स है उसमें इंक्लूड होता है एग्जैजरेटेड ह्यूमर। ह्यूमर को, हास्य को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। एग्जैजरेटेड मीन्स बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। स्टोरी लाइन नॉन सेंसिकल होती है, यानी कि जो कहानी होती है उसकी नॉन सेंसिकल होती है, उसका कोई सेंस नहीं होता, उसका केवल मकसद ये होता है कि ऑडियंस को एंटरटेन करना। प्रॉबेबल इवेंट्स, जो घटनाएं होती हैं वो इम्प्रॉबेबल होती है। इम्प्रॉबेबल मीन्स नॉट पॉसिबल, असंभव जो इवेंट्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं इसमें। ह्यूमर इज़ ऑफन क्रूड एंड इनएप्रोप्रिएट। जो हास्य होता है वो क्रूड होता है। क्रूड मीन्स अपरिष्कृत होता है, इनएप्रोप्रिएट अनुपयुक्त होता है, यानी कि जहाँ पर उसकी ज़रूरत भी नहीं होती, अनुपयुक्त होता है, वहाँ पर भी ह्यूमर को डाला जाता है, क्योंकि इसका मेन जो फोकस है वो यही है कि ऑडियंस को एंटरटेन करना। मेलोड्रामा, मेलोड्रामा टेल्स अ सीरियस स्टोरी इन सीरियस वे। ये एक सीरियस स्टोरी को बतलाता है एक गंभीर तरीके से। इट इंक्लूड्स कैरेक्टर्स ट्रॉप्स सच एज हीरोज, हीरोइंस, विलन्स, मेंटर्स एक्सेट्रा। मेलोड्रामा में कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि हीरोज, हीरोइंस, विलन्स, मेंटर्स, ये सभी इंक्लूड होते हैं कैरेक्टर्स। इन चीज़ों में क्या होता है कि जो स्टोरीज होती हैं वो या तो रोमांस पे होती हैं या किसी सीरियस टॉपिक पर होती हैं, किसी गंभीर विषय पर होती हैं। साथ ही इसमें जो सर्क्यूमस्टेंसेज हैं, जो परिस्थितियाँ होती हैं, वो उसे बहुत ही बड़े तरीक़ों से शो किया जाता है। होती छोटी कहानियाँ, छोटे विषय होते हैं, लेकिन उनको जो दिखाया जाता है वो बिग वेज में दिखाया जाता है। लार्जर देन लाइफ प्लॉट्स, जो लाइफ के प्लॉट्स होते हैं उससे ज़्यादा लार्जर स्टोरीज हो जाती हैं। कैरेक्टर के रिएक्शंस जो हैं उनको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है मेलोड्रामा में। लिटरेरी थीम्स क्लियर होती हैं।
एंडिंग इसकी समटाइम्स अनहैप्पी होती है, समटाइम्स हैप्पी, यानी कि कई बार इसका अंत है वो खुशी के साथ होता है, कई बार इसका अंत दुखद भी होता है। एग्जाम्पल हेनरिक इब्सेंस अ डॉल हाउस, जो हेनरिक इब्सेंस का डॉल हाउस है, इसकी एंडिंग जो है वो मिक्स है, इसमें बोथ है, हैप्पीनेस भी है और होप भी है। नोरा के लिए, जो नोरा कैरेक्टर है उसके लिए हैप्पीनेस भी है और एक उम्मीद भी है, और सैडनेस भी है और डिसअपेयर भी है फॉर टॉवर्ल्ड के लिए। जो टॉवर्ल्ड कैरेक्टर है उसके लिए बड़ा ही दुख होता है इस स्टोरी में और निराशा क्रिएट होती है टॉवर्ल्ड कैरेक्टर को देखकर। नेक्स्ट है म्यूजिकल ड्रामा। It referred to plays in which characters engage in dialogue but also include scenes in which the passion of the character is so great he express himself. ये वो प्लेज होते हैं जो म्यूजिकल ड्रामा होते हैं जिसमें कैरेक्टर्स डायलॉग में एंगेज तो होते हैं, लेकिन इसमें सीन्स ऐसे इंक्लूड होते हैं कि जो कैरेक्टर का पैशन है वो इतना ग्रेट होता है कि वो उसको एक्सप्रेस करता है अपने ही कैरेक्टर को सॉन्ग में। तो म्यूजिकल ड्रामा में कैरेक्टर का जो पैशन है वो इतना ग्रेट होता है कि वो अपने ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने लगता है सॉन्ग में। Andrew Lloyd Webber's The Phantom of the Opera is a well-known example of musical drama that tells the story of obsession. Andrew Lloyd Webber's का The Phantom of the Opera जो है वो एक बहुत ही फेमस उदाहरण है म्यूजिकल ड्रामा का, जो कि स्टोरी बताता है ऑब्सेशन की, एक जुनून की कहानी बताता है। अब म्यूजिकल ड्रामा में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पीरियड्स ऑफ स्टैंडर्ड स्टोरी लाइन इंटरप्टेड बाय सॉन्ग्स, इसमें जो स्टोरी लाइन होती है उसमें पीरियड्स होते हैं कई स्टैंडर्ड जो कि सॉन्ग्स के द्वारा इंटरप्टेड होते हैं। कैरेक्टर्स ज़्यादातर इसमें सिंग करते हैं क्योंकि म्यूजिकल ड्रामा है तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए गाते हैं। सॉन्ग्स एज प्लॉट चेंजिंग डिवाइसेस, जो भी गीत होते हैं तो वो प्लॉट के रूप में चेंज होते रहते हैं। ड्रामेटिक और कॉमेडिक स्टोरी लाइन्स ड्रामेटिक भी होती हैं और कॉमेडिक भी होती हैं। ऑफन लॉट्स ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग, म्यूजिकल ड्रामा है तो इसमें ज़्यादातर सिंगिंग और डांसिंग इंक्लूड होती है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ड्रामा इज हिस्टोरिकल ड्रामा, ऐतिहासिक जिसको बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पीरियड ड्रामा, इसे पीरियड ड्रामा के नाम से भी जाना जाता है। कॉस्ट्यूम ड्रामा के नाम से भी, पीरियड पीस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा वर्क है जो कि पास्ट टाइम पीरियड में सेट होता है। क्रॉनिकल प्लेज वर ड्रामेटिक वर्क्स बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल मटेरियल्स। क्रॉनिकल क्या होता है? क्रॉनिकल यूजुअली लगातार कंटिन्यूस हिस्टोरिकल अकाउंट होता है इवेंट्स का, जो कि अरेंज किया जाता है इन ऑर्डर ऑफ टाइम विदाउट एनालिसिस, यानी कि कालक्रम जिसको हिंदी में बोला जाता है। ये एक कंटिन्यूस हिस्टोरिकल अकाउंट होता है, घटनाओं के हिसाब से उसे ऑर्डर वाइज अरेंज किया जाता है बिना किसी एनालिसिस के। तो क्रॉनिकल प्लेज जो होते हैं वो ऐसे ड्रामेटिक वर्क्स हैं जो कि आधारित होते हैं हिस्टोरिकल मटेरियल्स की तरह। इंग्लिश क्रॉनिकल्स में, यानी कि जो इंग्लिश के कालक्रम होते हैं, क्रॉनिकल्स को प्रोज में भी लिखा जाता है, वर्स में भी लिखा जाता है, और इसमें जो कालक्रम होता है, क्रॉनिकल्स होते हैं, उसमें नेशनल और वर्ल्ड वाइड इवेंट्स को भी शामिल किया जाता है, यानी कि उन ऐतिहासिक, राष्ट्रीय और पूरी विश्व की जो घटनाएं होती हैं उनको भी सम्मिलित किया जाता है। ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो है हिस्टोरिकल इवेंट्स का, जैसे कि जूलियस सीजर, रिचर्ड सेकंड, एडवर्ड फर्स्ट, हेनरी फिफ्थ, ये पॉपुलर एलिजाबेथन हिस्टोरिकल प्लेज हैं, एलिजाबेथन एज के हिस्टोरिकल प्लेज हैं, हेनरी फिफ्थ, जूलियस सीजर। और रीसेंट एग्जाम्पल जो है वो है रॉबर्ट बोल्ट्स का अ मैन फॉर ऑल सीजन्स। सो हिस्टोरिकल ड्रामा जो है वो एक ऐसा वर्क है जो कि पास्ट टाइम पीरियड में सेट होता है, और यूजुअली इसका यूज़ किया जाता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिल्म और टेलीविज़न। आप देखते भी हैं कई टेलीविज़न पे ऐसे सीरियल्स आते हैं, जोधा, अकबर, इस टाइप के जो सीरियल्स आते हैं, अशोक के ऊपर कई सीरियल्स देखे होंगे आपने। तो इन फिल्म और टेलीविज़न में इन हिस्टोरिकल ड्रामास का यूज़ किया जाता है। इसमें इंक्लूड होता है हिस्टोरिकल फिक्शन, रोमांसेस, एडवेंचर फिल्म्स, ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉब्लम प्ले की। ये एक ड्रामा है जिसे बिल्ड किया जाता है अराउंड द स्पेसिफिक प्रॉब्लम, एक विशेष प्रॉब्लम के ऊपर ये ड्रामा बिल्ड बनाया जाता है। इट वॉज अ टाइप ऑफ ड्रामा, ये इस प्रकार का ड्रामा है जो कि पॉपुलराइज्ड हुआ था हेनरिक इब्सन के द्वारा। इसे मतलब पॉपुलराइज्ड किया था हेनरिक इब्सन ने। शेक्सपियर के मेजर फॉर मेजर से लेकर ऑल वेल दैट एंड्स वेल तक, इब्सन के अ डॉल्स हाउस से
शॉ के मिसेस वॉरेन प्रोफेशन तक ये सारे प्रॉब्लम प्लेज हैं, क्योंकि ये सारे एक्सप्लोर करते हैं प्रॉब्लम्स को, प्रदर्शित करते हैं प्रॉब्लम्स को जो कि सोसाइटी में हम देखते हैं, लाइक मोरालिटी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार की जो नैतिकता होती है उस पर, कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, पूंजीवादी समाज, रेशियल एंड एथनिक इश्यूज, जो जातीय और सजातीय इश्यूज होते हैं समाज में, डिग्री ऑफ वुमेन, ऐसे प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करते हैं ये। सच प्लेज क्रिएट अवेयरनेस ऑन सोशल इश्यूज, जो प्रॉब्लम प्लेज होते हैं वो जागरूकता क्रिएट करते हैं ऐसे समाज के इश्यूज पर, एंड फोर्स द स्पेक्टेटर्स टू थिंक, और जो भी स्पेक्टेटर्स उन्हें देखते हैं, उन ड्रामा को देखते हैं, उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम प्लेज हैं और किसी भी सोसाइटी में चल रही प्रॉब्लम को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, दिखाते हैं उसे, और उसके थ्रू वो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, एक जागरूकता उन सोशल इश्यूज के लिए क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है पोएटिक ड्रामा। ये एक ग्रेट अचीवमेंट है आज के मॉडर्न एज की, यानी कि आधुनिक एज की ग्रेट अचीवमेंट है पोएटिक ड्रामा। इसमें जो डायलॉग है वो वर्स में लिखे जाते हैं, खासतौर पर इंग्लिश में, यूजुअली ब्लैंक वर्स में। ब्लैंक वर्स और वर्स जो लिटरेचर में टर्म है वो यूज़ होता है। वर्स फॉर्मली एक सिंगल मेट्रिकल लाइन होती है पोएटिक कंपोजिशन में, और ब्लैंक वर्स कोई भी ऐसा वर्स जो कि जिसमें अनराइम्ड लाइंस होती है सेम मीटर में, तो वो ब्लैंक वर्स कहलाता है। इसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे और इसके बारे में हम वीडियो भी बनाएंगे। ये चीफली एसोसिएटेड होता है टी.एस. एलियट के वर्क से, जो पोएटिक ड्रामा फॉर्म है, और क्रिस्टोफर फ्राई से। मर्डर इन द कैथेड्रल, द फैमिली रीयूनियन, द कॉकटेल पार्टी, ये एग्जाम्पल्स हैं पोएटिक ड्रामा के, फेमस एग्जाम्पल्स हैं, ये पॉपुलर प्लेज हैं एलियट के। उसने एम्फेसाइज किया है जितने भी डिवाइसेस होते हैं वर्स ड्रामा के, उनका जोरदार और बोल्ड यूज़ किया है उन सभी डिवाइसेस का। एम्फेटिक मेलोडी, प्रभावी माधुर्य का प्रयोग किया है। अरेस्टिंग इमेजरी, गिरफ्तार करने वाली, अरेस्टिंग मीन्स माइंड को, ऑडियंस के जो माइंड होते हैं उनको अरेस्ट करने वाली इमेजरी मीन्स कल्पना का यूज़ किया है। तो ये जो पोएटिक ड्रामा है ये मूविंग वर्ड्स के द्वारा फ्लोट करता है ऑडियंस के माइंड पर। म्यूजिकल मेलोडीज होती है, इसके डायलॉग्स जो हैं वो फॉर्मल पोइट्री की तरह होते हैं। ब्लड वेडिंग और यमा जो है ये रेयर ड्रामेटिक प्रेजेंटेशंस हैं इस प्रकार की। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ड्रामा इज पेंटोमाइम। ये एक टाइप है म्यूजिकल कॉमेडी स्टेज प्रोडक्शन का, जो कि डिज़ाइन किया जाता है फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए, यानी कि मेन पर्पज़ इसका परिवार का एंटरटेनमेंट करना है। एक इस प्रकार का म्यूजिकल कॉमेडी है, स्टेज प्रोडक्शन इस प्रकार का होता है, इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि फैमिली का एंटरटेनमेंट हो। ये डेवलप्ड हुआ था इंग्लैंड में और इसे परफॉर्म किया था थ्रू आउट द यूके किंगडम, आयरलैंड में और दूसरे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में इसे डेवलप किया गया था। स्पेशली खासतौर पे इसे तब दिखाया जाता था जब क्रिसमस और न्यू ईयर सेशन की क्लोजिंग हो रही, सीज़न की क्लोजिंग होती थी। ये एक ऐसा परफॉर्मेंस होता था जिसमें गेस्चर्स, यानी कि जो बॉडी मूवमेंट होते हैं, और गेस्चर्स मीन्स इशारे, भाव भंगिमाएँ, जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, तो गेस्चर्स और बॉडी मूवमेंट के थ्रू परफॉर्मेंस होता था। ये बिना किसी शब्द के, वर्ड्स का यूज़ नहीं होता था, ऐसा परफॉर्मेंस होता था जिसमें बॉडी मूवमेंट और गेस्चर्स ही यूज़ होते थे। तो ये एक ऐसा म्यूजिकल टाइप है, कॉमेडी स्टेज का टाइप है, जिसको डिज़ाइन किया जाता था फैमिली के एंटरटेनमेंट के लिए, स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए। डेवलप किया गया था इसे इंग्लैंड में, और ये परफॉर्म्ड हुआ था थ्रू आउट द यूके किंगडम, आयरलैंड में और दूसरे अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में। और ये तब परफॉर्म होता था स्पेशली जब न्यू ईयर सीज़न क्लोज हो रहा होता था और क्रिसमस क्लोज हो रहा था तब। और इस परफॉर्मेंस में वर्ड्स का यूज़ नहीं होता था, गेस्चर्स और बॉडी मूवमेंट्स का यूज़ होता था। नेक्स्ट है एपिक थिएटर। ये एक थिएट्रिकल मूवमेंट था जो कि अराइज हुआ था 20th सेंचुरी के अर्ली से मिड में। कई थिएटर प्रैक्टिशनर्स की थ्योरीज और प्रैक्टिस के थ्रू ये स्टार्ट हुआ था, जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया था उस समय के पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑफ द टाइम को, कई नए पॉलिटिकल थिएटर को क्रिएट करके। तो एपिक थिएटर वो थिएट्रिकल मूवमेंट था जो कि अराइज हुआ 20th सेंचुरी के अर्ली से मिड में, और ये स्टार्ट हुआ था कई थिएटर प्रैक्टिशनर्स की थ्योरीज और प्रैक्टिस से, जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया था पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑफ द टाइम को, नए पॉलिटिकल थिएटर के क्रिएशन से। एपिक थिएटर का पर्पज़ ये नहीं था ऑडियंस को एनकरेज करने का कि वो अपने डिसबिलीव को सस्पेंड कर दे, निलंबित कर दे जिन चीज़ों को वो नहीं मानते, लेकिन उनको फोर्स करना था कि वो
वर्ल्ड को देख सके एज इट इज़, जैसा कि वर्ल्ड है। सो बेसिकली एपिक थिएटर जो है वो एक ड्रामा था जो कि प्रेजेंट करता था एक सीरीज ऑफ लूजली कनेक्टेड सीन्स को, अवॉइड करता है इल्यूजन को और कई बार इंटरप्ट करता है स्टोरी लाइन को ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए डायरेक्टली एनालिसिस के साथ, आर्ग्यूमेंट के साथ। एपिक थिएटर में मेथड ऑफ एलिनेशन को यूज़ किया जाता था ऑडियंस को डिस्टेंस करने के लिए, इवेंट से डिस्टेंस रखने के लिए मेथड ऑफ एलिनेशन को यूज़ किया जाता था जो कि स्टेज पर हैपनिंग हो रही होती थी। सो जिससे कि वो थिंक कर सके क्रिटिकली, यानी कि सोच सकें उस चीज़ को क्रिटिकली और अंडरस्टैंड कर सकें कि वो केवल व्यू कर रहे हैं एक ही वर्जन इवेंट्स का। ब्रैकेट का मानना था कि वो बिलीव करते थे कि जो ऑडियंस है अगर वो इमोशनल हो जाएगी स्टेज पर जो कैरेक्टर्स हैं उनके प्रति, तो वो एक मैसेज के जो प्रति है वो पैसिव हो जाएंगे। ब्रैकेट चाहते थे कि जो ऑडियंस है उनका ब्रेन रेडी रहे ये थिंक करने के लिए कि वो क्या चीज़ प्रमोट करना चाहते हैं, पॉलिटिकल सोशल चेंज जो भी प्रमोट करना चाहते हैं उस एपिक थिएटर के थ्रू, ऑडियंस उस चीज़ को थिंक करने के लिए रेडी रहे, लेकिन जो स्टेज पर कैरेक्टर्स हैं उनके प्रति इमोशनल ना हो, वो केवल उनका ब्रेन रेडी रहे, जो चीज़ एपिक थिएटर में दिखाई जा रही है, जिस पॉलिटिकल और सोशल चेंज के को प्रमोट किया जा रहा है उसको वो समझने के लिए रेडी रहें। तो इसलिए उन्होंने अपना बेस्ट सोचा ऑडियंस को रोकने के लिए इमोशनल इन्वॉल्वमेंट से। इसके लिए ब्रैकेट ने कई इफ़ेक्ट का इस्तेमाल किया, जैसे कि उन्होंने कई स्टेजिंग एलिमेंट्स को विजिबल किया, लाइटिंग को अनकवर्ड किया गया, म्यूजिशियंस विजिबल किए गए ऑडियंस के सामने, हाफ कर्टेन्स का यूज़ किया गया ताकि ऑडियंस को अलाउ किया जा सके कि वो सीन को चेंज होते हुए देखे। एक्टर्स जो हैं उन्होंने मल्टीपल कैरेक्टर्स को प्ले करना शुरू किया और ऑडियंस को डायरेक्टली एड्रेस किया जाने लगा एपिक थिएटर में, जिसका मतलब ये था कि समटाइम्स जो स्टेज डायरेक्शंस होती थी उनको स्पोकन अलाउड किया जाता था, यानी कि जो स्टेज डायरेक्शंस होती थी वो काफ़ी तेज़ बोली जाती थी। सो एपिक थिएटर में एम्फसाइज किया जाता था ऑडियंस का पर्सपेक्टिव और रिएक्शन जो था उसे कई वैरायटी ऑफ टेक्निक्स के द्वारा एंगेज किया जाता था डिफरेंट वे में, कई तरीक़ों से, यानी कि जो ऑडियंस हैं उनके पर्सपेक्टिव और रिएक्शन को कई वैरायटी ऑफ टेक्निक्स के द्वारा इंडिविजुअली एंगेज किया जाता था अलग अलग तरीके से। नाउ थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। एब्सर्ड मीन्स जिसका कोई पर्पस नहीं होता। ये एक ऐसा टर्म था जो कि अप्लाई किया गया था उस प्रकार के ड्रामा के लिए जो कि रिफ्लेक्ट करता था ये एटीट्यूड कि ये जो यूनिवर्स है वो विदाउट पर्पस के है, यानी कि उसका कोई उद्देश्य नहीं है और जो ह्यूमन लाइफ है वो मीनिंगलेस है। तो ऐसे ड्रामा एम्फसाइज करते थे इस बात पर कि जो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वो मीनिंगलेस है। इनमें जो कैरेक्टर्स होते थे वो जो डायलॉग कन्वे करते थे उनका कोई सीक्वेंस नहीं होता था। लाइक जो कैरेक्टर्स होते थे वो बेतुकी बातें करते थे, बेतुकी हरकतें करते थे, एक डायलॉग का दूसरे डायलॉग से कोई लिंक नहीं होता था। कैरेक्टर जो थे वो पर्पसलेस एग्जिस्टेंस जी रहा होता था, ऐसे कैरेक्टर्स दिखाए जाते थे। तो बेसिकली बेतुकी चीज़ें दिखाई जाती थी, कन्फ्यूजन क्रिएट करती थी ऑडियंस को। तो ये था थिएटर ऑफ द एब्सर्ड जो कम्प्लीटली मीनिंगलेस होता था। सो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में ह्यूमन बींग्स को आइसोलेटेड दिखाया जाता था अदर्स से। ये एक मूवमेंट था जिसमें कि कई डाइवर्स विभिन्न प्रकार के प्लेस बने, खासतौर पे वो लिखे गए 1940 से 1960 के बीच। इसमें कोई भी कन्वेंशनल प्लॉट और क्लियर बिगिनिंग और एंड नहीं होता था, ना ही बीच में कोई पर्पसफुल डेवलपमेंट, डायलॉग और कैरेक्टर मोटिवेशन होता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल पर्पसलेस थिएटर ऑफ द एब्सर्ड जो था उसका मेन मोटिव ही यही था कि एब्सर्डिज्म को शो करना। इसके इम्पॉर्टेंट प्ले राइट्स जो थे वो थे बैकेट और पिंटर। मार्टिन एस्लिन ने, जो कि एक फेमस क्रिटिक थे, उन्होंने 1960 में एक टर्म की तरह इसे कॉइंड किया था अपने एक एस्से में जिसका नाम था द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। तो इसीलिए उनको फादर ऑफ दिस जॉनरे, यानी कि उनको फादर ऑफ द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड भी माना जाता है, मार्टिन एस्लिन को। आई होप आप ड्रामा के जो फॉर्म्स हैं आप उन सबको अंडरस्टूड कर चुके होंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है वो प्रॉज के फिक्शन पर आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रॉज फिक्शन और प्रॉज का नॉन फिक्शन जो है वो लेफ्ट रहता है। तो इसके आगे के वीडियोस में हम चर्चा करेंगे प्रॉज फिक्शन के बारे में और प्रॉज नॉन फिक्शन के बारे में। सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ ड्रामा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।